Hello everyone, this is Sasank Singh and welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Friends, today we are going to telling about you मुद्रा और साख जो कि NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा और साख। हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का यूज कैसे कैसे होता है और कोई भी इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी मुद्रा पर कैसे डिपेंड होती है। बेसिकली यह वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो जैसे मुद्रा को ही हम धन के नाम से जान सकते हैं, मनी के नाम से जान सकते हैं, रुपए और पैसों के नाम से जान सकते हैं। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल भरा विषय है, इसलिए आप सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि हमारे दैनिक जीवन में मुद्रा का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, मुद्रा का इतिहास क्या रहा है और विभिन्न समय में मुद्रा का कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे इसके प्रयोग किए जाते थे, मुद्रा का बैंक से क्या लेना देना है, बैंकिंग सेक्टर में मुद्रा अपनी कितनी अहम भूमिका निभाता है। ये सारी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। अब जैसे भारत की जो मौजूदा स्थिति है, इसमें बैंकिंग प्रणाली कैसी है और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। तो इसके पहले के बैंकिंग सिस्टम जो थे, जहां कंप्यूटर नहीं रहते थे, वहां के लेन देन में और अब के लेन देन में दोनों का कंपैरिजन भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना मुद्रा के हमारा जीवन एक अधूरा जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि मानव जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वो इकोनॉमी पे ही डिपेंड हैं, यानी कि पैसे पे ही डिपेंड हैं। विदाउट मनी देयर इज़ नथिंग, वी कैन से। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं, यानी कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्रय विक्रय करना, आयात निर्यात, आदान प्रदान। पैसा हम देते हैं, उसके बदले हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और जिन वस्तुओं को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं रहती हैं या किसी भी प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। उनको खरीदने के लिए, उनको यूज में लाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हम पैसा देते हैं, उसके बदले हमको वस्तु मिलती है। तो एक ये सर्विस भी हुआ, जैसा कि इसकी पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में ये पढ़ा था कि 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है टर्सरी सेक्टर। तो अपना जो टर्सरी सेक्टर था, यानी तृतीयक क्षेत्रक था, उसका मेन मोटिव यही रहता था कि सेवाएं प्रोवाइड कराना, सर्विस प्रोवाइड कराना। तो सेम वैसे यहाँ भी है कि मुद्रा के बदले हमको क्या मिलती हैं? सेवाएं मिलती हैं। जैसे हम कहीं भी जाएंगे, विद्यालय में अगर विद्यार्थी जाता है शिक्षा के अर्जन के लिए, तो उसको शिक्षा मिलती है, लेकिन किसके बदले? जब हम उस स्कूल की फ़ी पे करते हैं, तो वहाँ हम मुद्रा दिए कि नहीं दिए? मुद्रा दिए, उसके बदले हमको सेवा मिली। सेवा के रूप में क्या है? शिक्षा मिली। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमको दवा लेते हैं, तो दवा के बदले में हम क्या देते हैं? उसको मुद्रा ही देते हैं। तो हमको सेवा मिली कि नहीं मिली? मुद्रा के बदले सेवाएं हमको प्रदान की जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। अब जैसे कहीं कहीं ये होता है कि हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो वहाँ ये बोल दिया जाता है कि ठीक है, इसका पैसा हम बाद में देंगे, तो जिसको हम उधार कहते हैं। तो देना है मुद्रा, चाहे बाद में दो या उस समय दो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है?
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि अब सोचने वाली बात है कि आखिर खरीदारी मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है, बिना मुद्रा के क्यों नहीं हो सकती है। कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी कि मुद्रा जो जिसके पास है वह बहुत आसानी से ही उस वस्तु को खरीदने के लिए या सेवा लेने के लिए प्रयोग कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। लेकिन आज के अगर टेक्निकल समय की बात करें तो इतना ज़्यादा टेक्निकल हो गया है समय कि आज मुद्रा का लेन देन जो है वो टोटल जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। एक बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। यानी कि जूता वाला जो है वह जूता बेचकर गेहूं खरीदने की थॉट अपने मन में रखी है, लेकिन जब तक जूता बिकेगा नहीं और उसको उसके बदले में मुद्रा मिलेगी नहीं तब तक वह गेहूं खुद खरीद सकता नहीं। तो यानी क्या है कि आदान प्रदान चल रहा है। उसने जूता बेचा, उसको पैसा मिला, फिर वही पैसा ले जा करके उसने गेहूं खरीदा, तो उसके बदले उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हुई, आवश्यकताएं पूरी हुई, तो वहाँ भी उसने पैसा दिया। अब नेक्स्ट दुकानदार क्या करेगा, वो गेहूं खरीदने के लिए किसी और जगह जाएगा, पैसा दे करके गेहूं खरीद के लिए आएगा। तो ऐसे क्या है कि सेवाएं प्रोवाइड होती जा रही हैं। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। ये भी हो सकता है कि अगर हम गेहूं के बदले जूता दें और उसको ज़रूरत रहेगी तभी तो लेगा, और ज़रूरत नहीं रहेगी तो नहीं लेगा, तो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए उसने पहले जूते को बेचा और उससे जो उसको पैसा मिला उससे उसने गेहूं को क्रय किया। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमत रखते हों। यह तो उसी कंडीशन में हो सकता है ना कि चलो ठीक है, मेरे को जूते की आवश्यकता है, आप मुझको जूता दे दो और मैं आपको गेहूं दे देता हूं। लेकिन ये सिचुएशन होना बहुत आसान नहीं है, रेयर केस में ही ऐसे होती हैं। तो इसलिए उसने पहले क्या किया, सूज को बेचा, उससे जो भी उसको मनी मिली उसी मनी का यूज उसने गेहूं को परचेज करने में किया। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। अगर अदला बदली हो जाती तो हम इसको क्या कहेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे इसमें 2-3 फिगर भी दिखाए गए हैं, फिगर के जरिए भी हम समझ सकते हैं। फर्स्ट फिगर में लिखा गया है कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दे दूंगा। फिर जो फार्मर है वो कह रहा है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो इससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि जूते के बदले उसको गेहूं नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स की नीड दूसरी है। उसकी नीड क्या है, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, तो इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो गेहूं को बेच रहा है। तो और तीसरा ही टॉपिक क्या है इसमें, तीसरा फिगर, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तीसरी सिचुएशन ये है कि इसको जूते की ज़रूरत है बट इसके पास क्या है, गेहूं उसको देने के लिए नहीं है। तो ये संयोग ही ऐसा है कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है दूसरी चीज़ उसके पास नहीं है, या तो उसके पास है तो किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता है। तो अब अगर इसको जूता चाहिए इस व्यक्ति को, तो इसके लिए ये पहले कहीं ना कहीं रोज़गार करेगा, धन कमाएगा, तब आकर के ये जूते वाले मोची से जूता खरीदेगा। और जूता वाला मोची क्या करेगा, पहले अपना जूता बेचेगा और उसके बाद गेहूं वाले के पास जाएगा, पैसा दे करके गेहूं खरीदेगा। फिर गेहूं वाला क्या करेगा, उसी पैसे को ले जा करके कपड़े की दुकान पर अपना कपड़ा खरीदेगा। तो इससे क्या हुआ, विनिमय आसानी से हो रहा है।
तो इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही हैं, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं उनकी आवश्यकता अनुसार पूरी हो रही हैं। तो मुद्रा का कितना अहम रोल है, इन तीनों फिगर्स से और इस उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का संयोग होना विशिष्टता है। यानी कि वस्तुओं का विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का मिलना बिना मुद्रा के, तो इसको हम क्या कहेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहा जाता है, तो वहां आप यही कहेंगे कि बिना मुद्रा के वस्तुओं को आपस में अदला बदली करना या लेन देन करना, विनिमय करना आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिया तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि जूता बेचा तो उसे क्या मिला? यहाँ धन मिला, मुद्रा मिली। तो इससे क्या होगा? वो गेहूं के अलावा अन्य भी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है। बट अगर वही गेहूं के बदले उसने जूता दिया और उसको कुछ और आवश्यकताएं हैं वस्तुओं की, तो नहीं खरीद पाएगा। इसलिए उसको मुद्रा की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा क्या है? विनिमय प्रक्रिया में एक मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थता का, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है, जो कि ऊपर हम लोगों ने कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा। आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं की विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? इसका क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। इफ़ आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप ऊपर वाले टॉपिक को पढ़ करके सर्च कीजिएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जाना कि मुद्रा है क्या, इसका यूज कैसे होता है, किसी को कुछ आवश्यकताएं हैं वस्तुओं की तो कैसे वो परचेज कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में बताएंगे और अन्य इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकताएं हैं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।